चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे आप सभी? कैसे हैं आप सभी? आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में। अच्छा, एक बात, मुझे कई बच्चों ने पूछा, सर अभी बहुत सारी क्लासेस चल रही है ऐसा वैसा, अगर आप ईएलपी नहीं कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, मॉड्यूल आपको जरूर करना है। ईएलपी आपको मिल गई है, अगर अभी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर अभी नहीं कर सकते हैं तो बाद में जब पेपर हो रहे हैं उस समय भी कर लेना, लेकिन अभी मॉड्यूल किसी कीमत पे करना ही करना है। मतलब नोट्स और मॉड्यूल, इसे दो को प्रायोरिटी ले लो। ईएलपी करने का समय मिले तो ठीक है, अगर ईएलपी करने का समय नहीं मिले तो बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे वर्क डन इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। और जो सीखने वाले हैं उसे एक छोटे से सवाल के माध्यम से सीखते हैं। एक सवाल सभी बच्चे लिखिएगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, लिखिएगा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 27 degree Celsius, 1 mole of an ideal gas at 27 degree Celsius change its state from 2 atm to 1 atm। आप देख सकते हैं कि प्रेशर घट रहा है, यानी कि एक्सपांशन हो रहा है। अगर प्रेशर घट रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपांशन हो रहा है। उसने कहा चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 2 एटीएम टू 1 एटीएम, कैलकुलेट द वर्क डन। प्रश्न हमसे कहता है वर्क डन निकालिए जब, कैलकुलेट द वर्क डन। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, कैलकुलेट द वर्क डन। और पहला केस था व्हेन प्रेशर चेंजेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, यानी कि रिवर्सिबली। और दूसरा केस था व्हेन प्रेशर चेंजेस सडनली। सवाल कई दफा यहां पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। कभी वो सडनली कहता है, तो कभी वो रीडली कहता है, तो कभी वो रैपिडली कहता है, तो कभी वो स्टीपली कहता है। इस प्रकार के शब्दों का अगर कभी प्रयोग किया जाता है तो आपको समझ जाना है वो इरिवर्सिबल है। और उसी क्लास रख दो। तो वो हमसे कहता है कि इन दोनों केसेस में प्रेशर जब ग्रेजुअली चेंज हो रहा है और सडनली चेंज हो रहा है, इन दोनों केसेस में आपको वर्क डन निकालना है। इतना तो हर बच्चा समझ गया है कि पहला वाला, मतलब मैंने दो सवालों को मर्ज कर दिया, राइट? तो बच्चा इतना समझ गया है कि जो पहला वाला केस है ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, और जो दूसरा वाला केस है वो क्या है, इरिवर्सिबल। आपसे वर्क डन पूछा है, डैम श्योर हर बच्चे से बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहां से एक नए टॉपिक को शुरू करूंगा, पहले एक बार सभी बच्चे सवाल को सॉल्व करें। तो चलो मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं, दोनों मिलके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस ले रहा हूं जब वो रिवर्सिबल की बातें कर रहा है। रिवर्सिबल है, मुझे बताओ सबसे पहले प्रोसेस को पहचानिए। आज प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सवाल लिखने के बाद पढ़ा करो ना बच्चों। टेम्परेचर कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट, यानी प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। अब पहला जो केस है उसमें प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली, यानी कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो आओ हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाते हैं। मुझे पक्का यकीन है हर बच्चे को फॉर्मूला याद होगा। आप घर जाके फॉर्मूले तो पढ़ रहे हैं ना, नोट्स याद करिए और मॉड्यूल करिए। बस इतना मैं आपसे कह रहा हूं, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। लेकिन सच बताओ आज प्रश्न में वॉल्यूम दिया है कि प्रेशर? तो आज शायद ये फॉर्मूला यूज करने से फायदा नहीं है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला किसका यूज करना पड़ेगा, प्रेशर का। तो जब प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, P1 by P2। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन सिखाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद क्या है बताता हूं। आज कितने मोल है बच्चों, 1। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। मैं आंसर निकालना चाहता हूं जूल में, किस में निकालना चाहता हूं? तो मैंने आपके सामने आर की वैल्यू रखी है 8.314 और टेम्परेचर दे रखा है 27, हाँ या ना। तो 27 कितना हो जाएगा, 300। ये प्रेशर है कि प्रेशर का रेशियो है, रेशियो। और P1 कितना है, 2। प्रश्न पढ़ो ना, P1 कितना है, 2 और P2 कितना है, 1। तो 2 by 1 2 और log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3। जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ आंसर जूल में आएगा, किलो जूल में? जूल में। और अगर मुझे किलो जूल में चाहिए तो क्या मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा?
मुझे पक्का यकीन है अगर आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा तो हर बच्चा इसे कर लेगा, और मैं अभी वो समय नहीं दे रहा हूं, बस सिखाना कुछ और चाहता हूं। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1.72 किलो जूल। मान लो, अरे मान लो, ये क्या आया? वर्क डन। किस प्रोसेस में आया? ये आया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ये एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है? ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम? ये ऑन द सराउंडिंग है कि बाय द सराउंडिंग? ऑन द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम, ऑन द सराउंडिंग। यहां तक क्लियर है? सेम प्रोसेस अगर किसी बंदे ने इरिवर्सिबल तरीके से कराया तो जरा वर्क निकाल के बताना अब कितना आया। मैं इसी पे अब अगला केस लिख रहा हूं इरिवर्सिबल का। अभी जो आपने सॉल्व किया वो था रिवर्सिबल, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इरिवर्सिबल। चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं। क्या हर बच्चे को इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला याद है? अगर कभी इरिवर्सिबल बोलेगा तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब देखिए सारी वैल्यूज गिवन है कि नहीं है? नहीं है। क्या उसने मुझे पी एक्सटर्नल बोला है? नहीं। तो मैंने ये भी तो सिखाया था, अगर कभी, मुझे बोलने दें, अगर कभी पी एक्सटर्नल नहीं दिया हो और वहां पर आपको पी एक्सटर्नल की आवश्यकता पड़े तो जो फाइनल प्रेशर होगा वही पी एक्सटर्नल के बराबर माना। क्या सबको याद है? सवाल में पी एक्सटर्नल नहीं था। अगर आप सवाल पढ़िए तो सवाल में कहीं पर भी पी एक्सटर्नल नहीं बोला है, उसने तो बस इतना बोला है 2 एटीएम से 1 एटीएम हो गया। तो मैंने कहा जब भी कभी एक्सपांशन होता है या जब भी कभी कंप्रेशन होता है तो ये तब तक होता है जब तक कि प्रेशर अंदर बाहर का बराबर ना हो जाए। तो अगर आज 2 से 1 हुआ है तो एक बात तो पक्की है, तब तक होगा जब तक कि बाहर के बराबर ना हो जाए, यानी बाहर का प्रेशर पहले से कितना था? 1। यानी कि पी एक्सटर्नल कितना है? 1। तो आज मुझे पी एक्सटर्नल तो मिल गया, लेकिन अभी मुझे सवाल में वॉल्यूम पता है कि नहीं पता है? नहीं। बोलो बच्चों, आज मुझे वॉल्यूम नहीं पता। उसने वॉल्यूम दिया है कि प्रेशर दिया है? क्या दिया है? सबसे पहले फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा, फिर अपने आप से पूछूंगा कि प्रश्न में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं, तो पता चला सारी इंफॉर्मेशन गिवन। अब क्या मैं वॉल्यूम की जगह प्रेशर नहीं लिख सकता? तो अपने को एक फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों, पीवी बराबर एनआरटी, हाँ या ना? आप यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कह सकते हैं V बराबर एनआरटी बाई पी, मतलब वॉल्यूम को मैं प्रेशर बना के यहां पे लिख सकता हूं। V2 है तो P2, V1 है तो मैं आपके सामने इसे लिख के सॉल्व कर रहा हूं। V2 यानी इसे क्या कह दूं? एनआरटी बाई P2 माइनस एनआरटी बाई P1, हाँ या ना? अगर मैं आपको पर्याप्त समय दूं तो सॉल्व तो कर लोगे? आओ एक बार मैं ट्राई करता हूं, एनआरटी को बाहर निकालता हूं। निकाल लो। एनआरटी को बाहर निकाला तो -1 मोल कितने हैं? 1, हाँ या ना? अब आंसर क्योंकि मैंने पहले वाला जूल में निकाला था, इसे भी किस में निकाल लूं? जूल में। ऑफ कोर्स पहले लीटर एटीएम रख के कन्वर्ट कर सकते हो सारी कहानी। कर लोगे क्या? कितने बच्चे से सॉल्व कर लेंगे मुझे बताओ? कर लोगे? अभी मैं सॉल्व नहीं कराना चाहता हूं, सॉल्व आप करना। मॉड्यूल में भी गिने चुने सवाल है, ज्यादा वर्ग के सवाल नहीं। कंसेप्ट क्या है जिसपे सवाल आया वो सिखाना चाहता हूं। जब आप इसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा -1.25 किलो जूल। कितना आएगा? रुको, ये एक्सपांशन है कि कंप्रेशन? मुझे पूरी क्लास का जवाब चाहिए, शब्दों का ही खेल है। ये एक्सपांशन है कंप्रेशन? और पहले वाला भी? इन दोनों में अंतर क्या है? ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? और पहले वाला रिवर्सिबल में सिस्टम ने वर्क किया, इरिवर्सिबल में भी सिस्टम ने वर्क किया। दोनों का फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर सेम है, कंडीशन दोनों सेम है, बस वर्क होने का तरीका अलग अलग है। क्या दोनों में वर्क अलग अलग है? एक बात बताओ, सिस्टम ने ज्यादा वर्क यहां किया कि यहां किया? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में ज्यादा वर्क हुआ कि इरिवर्सिबल एक्सपांशन में ज्यादा वर्क हुआ? रिवर्सिबल एक्सपांशन में सिस्टम के द्वारा वर्क। तो सराउंडिंग को एनर्जी ज्यादा कहां मिली? मतलब अगर आपसे कहा जाए हमें ज्यादा ऑब्टेन कहां हुआ वर्क, तो आंसर क्या होगा? रिवर्सिबल कि रिवर्सिबल? एक लाइन कहता हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है कि ना के बराबर? रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस ना के बराबर। तो क्या आज रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको एक्सपांशन वर्क ज्यादा मिल रहा है? तो यहां से हम एक रूल बनाना चाहते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एक्सपांशन वर्क इरिवर्सिबल से ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? मैंने अभी आपके सामने इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को मैथमेटिकली प्रूव किया। अब इसे थोड़ा फील से प्रूव करते हैं। आओ खुद को एक बक्से में बंद करते हैं। बंद करो जरा। इमेजिन करो एक बॉक्स है, उसके अंदर आप हैं। सोचिए, सोचो ना यार। अब 2 सिचुएशन है और बाहर मैं खड़ा हूं ताकि मैं प्रोसेस करा पाऊं। ठीक, आप डब्बे के अंदर बंद हैं और आप लगातार डब्बे के ढक्कन को पुश कर रहे हैं, ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ढक्कन के ऊपर रखी है रेत।
क्या रखी है? अब रेत को हटाने का दो तरीका है, या तो मैं 1-1 करके हटाऊं या तो मैं एक झटके से हटा दूं। बोलो हाँ या ना। सबसे पहला सिचुएशन, आप बॉक्स के अंदर है, इमेजिन करो आप ढक्कन को लगातार पुश कर रहे हो, इमेजिन करो आप एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रेशन। अब मैंने एक एक करके रेत हटाया, हटाता रहूं। जब एक एक करके रेत हटाऊंगा तो लेट्स इमेजिन मैंने 30-40 साल में सारी रेत हटा दी, मान लो। तो जब आप ढक्कन को लगातार पुश कर रहे हो तो आपके द्वारा क्या हर वक्त वर्क हो रहा है? इस 30-40 साल में इस 30-40 साल में आपके द्वारा जो वर्क होगा वो कुछ होगा, बोलो हाँ या ना। उसकी कुछ वैल्यू है। अब आओ चलते हैं दूसरी सिचुएशन में, सारा का सारा रेत एक झटके से हटा दिया, हटा दो। जब सारा रेत एक झटके से हटाओगे, रेत रखी आप धक्का दे रहे हो, हेलो, रेत रखी है धक्का, कुछ तो एनर्जी लगा रहे हो ना, कुछ तो वर्क कर रहे हो ना। जब मैंने रेत एक झटके से हटाया, उस समय आपने जो वर्क किया, और 40-50 साल के बाद जो हटाया उस समय जो आपने वर्क किया, कहां आपका वर्क ज्यादा होगा? रिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में? तो आपके सामने साक्षात प्रमाण है कि अगर कभी रिवर्सिबल एक्सपांशन होगा तो उसमें इरिवर्सिबल एक्सपांशन के तुलना में वर्क डन ज्यादा होगा। एग्री और नॉट? पहले इसका आंसर लिखना, नीचे पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के, नीचे पॉइंट लिखिएगा 5 स्टार बना के, 5 स्टार 7 स्टार जितने बनाने चाहे उतने बना देना। बोलो क्या लिखिएगा? वर्क ऑब्टेन, कैपिटल लेटर लिखना, वर्क ऑब्टेन। मैंने एक वर्ड बोला है, वर्क ऑब्टेन, वर्क ऑब्टेन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, वर्क ऑब्टेन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। लिखते लिखते फील भी करते रहना प्लीज। इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है बच्चों? इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन, इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन। प्यारे बच्चों, ये जो एक लाइन लिखी है आपके लिए एक फैक्ट होगा, आपके लिए एक जानकारी होगी जिसे मैं कई तरीके से प्रूव कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने प्रूव किया मैथमेटिकली, क्या सबको वहां तक क्लियर है? मैंने मैथमेटिकली न्यूमेरिकल के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से आपके सामने साबित करके बताया कि रिवर्सिबल एक्सपांशन इरिवर्सिबल एक्सपांशन से वक्त कहीं ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। क्या उसे हमने फील करके भी देखा? अब हमारी एनसीईआरटी में इसी को समझाने के लिए एक ग्राफ बना है, उसी कहानी के ग्राफ के माध्यम समझा रहा हूं। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मैं इसी कंसेप्ट को जो आपने कॉपी में लिखा है उसे पढ़ लो, फील कर लो। फील कर लिया? इसी कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूं दूसरे तरीके से। कौन सा तरीका है? हेलो, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? मैं जो सिखाने वाला हूं उसके पहले एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, सब लोग बोर्ड पे आओ। आपके सामने ग्राफ बनाया, यहां लिखा x, यहां लिखा y, यहां क्या लिखा और यहां पे, चलो मैं आपके सामने यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं। क्या सबको डायग्राम रेक्टेंगल नजर आ रहा है? कितने बच्चे मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया बता देंगे? बता दोगे? कितने बच्चे बता देंगे? बता दोगे? अगर मैं आपको इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेट दे देता हूं तो आप मुझे इसका एरिया बता। डन है? क्या एरिया ऑफ द कर्व हर बच्चा निकाल सकता है? बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, हम एक्सिस को देख के उस कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट नंबर 2, सब लोग बोर्ड पे आना। जब भी बोलूं मैं रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बोलूं? रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर वेरिएबल है, एक्सटर्नल की कांस्टेंट है। मुझे पूरी क्लास का जवाब चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सभी लोग बोर्ड पे आना, जो सिखाने वाला हूं उसके पहले दो बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, सबको एरिया निकालना आएगा। बेसिक कंसेप्ट नंबर 2, अगर कभी प्रोसेस रिवर्सिबल है और मैंने पीवी में डायग्राम बनाया, किसमें बनाया? वर्क डन होता क्या है? पी डेल्टा वी, पी डेल्टा। ऐसा सोचो ना, दिस इनटू दिस, ऐसा सोचो ना, दिस इनटू दिस, ऐसा सोचो ना, P इंटू वी, लेंथ इंटू ब्रेथ, X इंटू वाई, हाँ या ना? अगर प्रोसेस हुई रिवर्सिबल, कैसी हुई? एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है? और कंप्रेशन में अगर इसे कह दूं मैं V1, इसे कह दूं V2, ऐसे गए तो वॉल्यूम बढ़ा, ऐसे आए तो वॉल्यूम घटा, एरो बनाई ऐसे तो एक्सपांशन, एरो बनाई ऐसे तो, एग्री? एग्री? अब अगर कभी ग्राफ बनेगा रिवर्सिबल में, कैसा बनेगा? तो रिवर्सिबल में ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा। क्या बनेगा? तो दिमाग में सेट कर लो, सर ने जब भी बनाया कर्व, जब भी बनाया वो हमेशा होगा रिवर्सिबल। क्या होगा?
अब समझाता हूं, जरा इरिवर्सिबल में आना। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हर बच्चे को फील आती है? बॉक्स लो जरा, रेत रखिए, अंदर का प्रेशर है 5 एटीएम, बाहर का प्रेशर है 5 एटीएम। इमेजिन करो, अंदर का प्रेशर है और बाहर का प्रेशर है। जैसे ही आपने रेत हटाई, झटके से हटा दो, बाहर का प्रेशर 5 हुआ, 0 हुआ कि 1 हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर। क्या अब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण ही एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर लग रहा है? तो जब इसका एक्सपांशन होगा, क्या वो एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होगा? क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है? इसे समझाने के लिए ग्राफ में कुछ ऐसे कहूंगा। यहां लिखा मैंने प्रेशर, यहां लिखा, हर बच्चे का ध्यान है, लेट्स इमेजिन ये है 5 एटीएम। कितना है ये? और मान लो पहले कुछ वॉल्यूम का V1 मान लो, और यहां कहीं प्रेशर कितना था? 5। अब झटके से जब प्रेशर घटेगा तो जब प्रोसेस होगा तो घट के कितना हो गया? 1। अरे हाँ या ना? क्या ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगा? अब सुनिएगा, ये सिस्टम का प्रेशर है और ये सिस्टम का प्रेशर है। ये किसका प्रेशर है? P1 की P2? और ये, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है P1 के बराबर P2 के। मैं ग्राफ देख के, सिस्टम का प्रेशर देख के सराउंडिंग का प्रेशर बता सकता हूं। बोलो, अगर मैंने एरो ऐसे बनाया तो मतलब प्रोसेस ए से कहां जा रहा है? बी। तो क्या वो प्रोसेस V1 से V2 की तरफ जा रहा है? बताओ, एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन। स्ट्रेट लाइन है कि कर्व? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? और अगर बनाया मैंने कर्व तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल, अगर बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। इतना सिस्टम सेट हो गया। मैं क्या साबित करने वाला हूं? मैं ये साबित करने वाला हूं कि जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन होता है वो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन से ज्यादा होता है। सर साबित कर तो दिया, आप वही साबित कर रहा हूं एक नए तरीके से। कौन सा तरीका है? साबित कर दूं? सब बच्चों ध्यान बोर्ड पे है, आ जाओ जरा। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने बनाया पीवी डायग्राम। क्या बनाया? सभी बच्चे बोर्ड पे देखना, और अगर डाउट हो तो मुझसे पूछेगा, समझने की कोशिश करना। ये कौन सा डायग्राम है? यहां लिखा P, यहां लिखा V, यहां लिखा, यहां लिखा। इस पॉइंट को मैंने बोला V1, इस पॉइंट को बोला V2। कोई दिक्कत? अब यहां पर मैंने आपके सामने इस वाले पॉइंट को यहां से और इस वाले पॉइंट को यहां तक कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना रहा हूं। अगर मैंने कर्व बनाया तो बताओ ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? क्या है ये? अभी आप मुझे ये नहीं बता सकते एक्सपांशन है कंप्रेशन है, क्योंकि मैंने एरो बनाया नहीं। अब एरो बना दिया तो प्रोसेस ऐसे हो रही है, प्रेशर लगातार घट रहा है, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कर्व बना है, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां तक हर बच्चा क्लियर है? अब मुझे निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन क्या होगा? P डेल्टा V, P डेल्टा। तो जो इस कर्व के नीचे का एरिया है, क्या वही उसका वर्क डन होगा? सहमत हो? अब इसी में मैं इरिवर्सिबल बना रहा हूं। कौन सा प्रोसेस? तो पहले ये सिस्टम का प्रेशर हुआ करता था, और अब ये वाला प्रेशर है। पहले कौन सा प्रेशर था? ये P1 की P2। A स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, और B है। तो A का प्रेशर, B का प्रेशर, क्या P2 सिस्टम का फाइनल प्रेशर है? कैसा प्रेशर है? अगर मुझे इरिवर्सिबल बनाना तो क्या स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा? अब जो सराउंडिंग का प्रेशर है, बताओ वो P1 है कि P2? इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V माइनस। अगर मैं आपके सामने W लिखूंगा तो W का फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल की वैल्यू 5 है कि 1 है? कितनी है? यहां 5 लिखूं कि 1 लिखूं? और डेल्टा V तो मैं यहीं से यहीं निकालूंगा। मतलब जब मैं कर्व का एरिया बनाऊंगा, बताओ 5 से बनाऊंगा 1 से बनाऊंगा? कहां से बनाऊंगा? इसे ऐसे समझना, आज यहां पे क्या बाहर का प्रेशर P2 है, तो जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो क्या P2 इंटू डेल्टा V निकालूंगा? डेल्टा V तो यही होगा, मगर P2 ये होगा। क्या ये सबको रेक्टेंगल नजर आ रहा है? ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा यही इरिवर्सिबल प्रोसेस का एरिया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन P1 से निकलेगा, P2 से निकलेगा, P2 से। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन होगा क्या रेक्टेंगल होगा? लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन होगा क्या पूरा एरिया अंडर कर्व होगा? अब मैं ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। ये रेड वाला एरिया सबको दिख रहा है? ये कर्व के नीचे का एरिया है। तो मुझे बताओ ये जो रेड वाला एरिया है ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? डन है। और अब ये जो अपने सामने पीला पीला दिख रहा है, यहां मैं रेड ग्रीन कलर मार्क कर रहा हूं, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ये रिवर्सिबल एरिया है कि इरिवर्सिबल? तो बताओ रेड वाला एरिया बड़ा कि ग्रीन वाला?
तो बताओ रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा कि इरिवर्सिबल का? चाहे प्रूफ करो न्यूमेरिकली, चाहे प्रूफ करो फील से, चाहे प्रूफ करो ग्राफ से, कंसेप्ट तो एक है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन का वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन से। नहीं समझे? पक्का? एक बार लाइन बोल के बताओ मैंने क्या बोला? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन का वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन से ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? कॉपी में कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिखेंगे, ये पॉइंट लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना ग्राफिकली। ये पूरी कहानी मत लिखो, सीधे यहां पे आ जाओ। ग्राफिकली तो याद रहेगा, सब फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ग्राफिकली पहले ग्राफ बनाना। एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व के नीचे का एरिया है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट रिवर्सिबल वर्क डन, represent reversible work done, and area under the rectangle, area under the rectangle represent कौन सा वर्क डन? irreversible work done। चलेगा बच्चों? तो जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा है, इसीलिए कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है W रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, और यहां लिख रहा हूं मैं W इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब यहां पे एक छोटी सी गलती आप करते हैं, वो गलती क्या है पहले आपसे पूछूंगा, इसे लिख लीजिए। तो कहानी एक है, कंसेप्ट एक है कि वर्क डन रिवर्सिबल तरीके से जो हो रहा है उसमें ज्यादा वर्क ऑब्टेन हो रहा है इरिवर्सिबल के मुकाबले। Area under the curve represent reversible work done. Area under the rectangle represent irreversible work done. जो पूरा का पूरा कर्व के नीचे का एरिया है वो रिवर्सिबल है, और जो रेक्टेंगल के अंदर का एरिया है वो इरिवर्सिबल है। अगर आप सब समझदार हैं तो एक सवाल आपसे पूछता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा है W रिवर्सिबल आइसोथर्मल, बोर्ड पे आना, W रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। देखो ना, इसका मतलब बता दोगे? मतलब एक्सपांशन कैसे हुआ? आइसोथर्मल तरीके से हुआ और वो भी रिवर्सिबली हुआ, राइट? और इसका मतलब क्या है? सर यहां भी एक्सपांशन हुआ, यहां भी आइसोथर्मल है, मगर कैसे हुआ? तो बताओ ये वर्क डन बड़ा कि ये वर्क डन बड़ा? क्या मैं ऐसे एरो लगा दूं चलेगा? गलत गलत गलत। एक मिनट, जरा मुझे बताना, आज यहां पे वर्क के पहले कौन सा साइन है? -1.72 बड़ा कि -1.25 बड़ा? -1. इतना तो पता है ना कि निगेटिव में जो नंबर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। -1.72 बड़ा कि -1.25 बड़ा? -1.25 बड़ा। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रिवर्सिबल का वर्क डन बड़ा? वर्क डन नहीं बड़ा, वर्क ऑब्टेन बड़ा। वर्क डन नहीं बड़ा, वर्क ऑब्टेन बड़ा। उसने जो वर्क किया वो नहीं बड़ा, हमें जो वर्क मिला वो बड़ा हुआ। हेलो? तो सवाल ऐसे पूछेगा, पहला सवाल बताओ, वर्क बड़ा कि मॉड ऑफ वर्क बड़ा? या तो मॉड ऑफ वर्क बोलो या तो वर्क ऑब्टेन बोलो, कितना वर्क आपको मिला है। इज दिस क्लियर? हाँ, एक बच्चा कह रहे सर क्या यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम शब्दों का प्रयोग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो बस सवाल समझना है कब वो आपसे किस भाषा में बातें कर रहा है। हाँ, ये तो हम कह ही सकते हैं सर वहां पे सिस्टम ने ज्यादा वर्क किया, तो ये तो है कि सिस्टम के द्वारा वर्क ज्यादा हुआ, लेकिन जब वो साइन के साथ पूछेगा तो वो छोटा भी तो हो जाएगा। तो वर्क नहीं बढ़ा, मॉड ऑफ वर्क बढ़ा। या तो ऐसे बोलो या तो ऐसे बोलो, वर्क ऑब्टेन बढ़ा। तो नीचे लिख रहा हूं मैं, या तो कह सकते हैं वर्क ऑब्टेन बढ़ा। याद रख पाओगे? अच्छा, कहानी यहां पे खत्म होती तो अच्छी थी, लेकिन कहानी अभी एक्सपांशन के बाद आती है कंप्रेशन में। अब कंप्रेशन का कंसेप्ट मैं आपसे पूछूंगा, मैं फिर से आपसे एक ही चीज जस्टिफाई करा रहा हूं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कहां वर्क ज्यादा होगा कहां वर्क कम होगा।
अभी किसका कंपैरिजन किया है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, उसमें भी एक्सपांशन की कंप्रेशन, और अभी एक तरीके का वर्क और बाकी है, कौन सा? कंप्रेशन। तो अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन, आप बताओगे कब कौन सा वर्क बड़ा? ग्राफ में बनाऊंगा। चले नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए इसी कहानी को नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। हालांकि हमारे एग्जाम में 2 ही बार हुआ, एक 2022 वो आसान था और एक 2019। जो 2019 का सवाल है, आज तक आपके डाउट है, आपको पीवाईक्यू सवाल मिलेगा। जब उन्होंने सवाल हमसे पूछे हैं तो अच्छे सवाल भी पूछे हैं और कई दफा आसान भी पूछे हैं। 2023 में तो बहुत ही आसान पूछा, अरे हाँ या ना? तो आप ये नहीं सोच सकते कि 2023 में आसान पूछा हमेशा आसान, और ये भी नहीं सोच सकते कभी कठिन पूछा तो हमेशा कठिन पूछा। तो पढ़ना सब पड़ेगा, पढ़ना याद सब रखना पड़ेगा। हेलो, बेसिक बातों पे गौर करना, लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मैं अब कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। ग्राफ मैं बना दूं, आप बता देना, फिर कॉपी में लिखना। बोर्ड पे आना सब लोग। कौन सा वर्क चल रहा है? कंप्रेशन। आइसोथर्मल की आइडिया बैठे, पहले चारों प्रोसेस का नाम बोल के बताओ। आप एक कमी कर रहे हैं, आप नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने आयोनिक में डेली नोट्स लिख लिख के याद किया था वैसा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, बहाने जो भी हो नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट, कितने प्रोसेस है भाई? बोलेंगे? बोल पाते हैं क्या? प्रोसेस बोलते उसकी कंडीशन दिमाग में आती है। आज कहानी आइसोथर्मल चल रही, आइडिया बैठे। आइसोथर्मल में एक रिवर्सिबल है, दूसरा इरिवर्सिबल, और अभी कहानी चल रही कंप्रेशन की। मैं फिर से ग्राफ बनाता हूं, न्यूमेरिकल से नहीं प्रूफ करा रहा हूं, ठीक? देखना सबके सामने ग्राफ है। यहां लिखा मैंने प्रेशर और यहां लिखा वॉल्यूम, और यहां लिखा मैंने वॉल्यूम। रुकना, कंप्रेशन कराने के एक्सपांशन, तो वॉल्यूम घटाऊं कि बढ़ाऊं? तो ग्राफ इधर की उधर, यहां बना दो V1, यहां बना दो, एक होगा रिवर्सिबल, एक होगा रिवर्सिबल में कर्व, इरिवर्सिबल में स्ट्रेट लाइन। डन है बच्चों? यहां मैंने बोला P1 और यहां कहीं मान लेता हूं P2। रुको रुको रुको, ये सही बनाया गड़बड़ बनाया? कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन? कंप्रेस करो, वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? तो जो ज्यादा प्रेशर है वो फाइनल है कि कम प्रेशर है वो फाइनल है? तो ऊपर वाला P2 होगा कि P1, और नीचे वाला? ग्राफ बना रहा हूं, ठीक? चलो सब लोग बोर्ड पे आना जरा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, समझिएगा। और ये जो कर्व बनाया, क्या सबको कर्व नजर आ रहा है? ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल हमेशा कर्व से ही बनाया, रिवर्सिबल हमेशा कर्व से ही बनाया। चलो इसे बोल दो पॉइंट ए, इसे बोल दो पॉइंट बी, एरो ऐसे बना दो, चलेगा? प्रोसेस कहां से कहां जा रहा? वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? कंप्रेशन एक्सपांशन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। क्या रिवर्सिबल का वर्क डन निकाल लोगे? एरिया अंडर द कर्व की एरिया अंडर द रेक्टेंगल? क्या इस कर्व का एरिया निकाल लेगा बच्चा? तो आपके सामने स्ट्रेट लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आप सभी यहां पे एरिया निकाल लोगे। और ये जो पूरा एरिया है यही इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल एरिया है। चलो अब इसी में काम करते हैं इरिवर्सिबल का। किसका? इरिवर्सिबल में कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन। इरिवर्सिबल के वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल, और अगर पी एक्सटर्नल नहीं पता तो जो P2 होगा वही पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो जो रेक्टेंगल बनेगा P1 से बनेगा P2 से। कहां से बनेगा? तो क्या ऊपर से कहीं से रेक्टेंगल बनेगा? इस प्रकार से रेक्टेंगल बना दो, बोलो चलेगा? अब जो रेक्टेंगल का एरिया है क्या ये पूरा का पूरा एरिया होगा? इसे मैं कुछ लाइन से बना रहा हूं, ये ग्रीन कलर, बताओ ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? शानदार, ग्रीन। और ऊपर बना रहा हूं आपके सामने रेड। ग्रीन प्लस रेड क्या है? ग्रीन प्लस रेड, केवल ग्रीन। तो बताओ ग्रीन बड़ा कि ग्रीन प्लस रेड बड़ा? तो बताओ कंप्रेशन में इरिवर्सिबल बड़ा कि रिवर्सिबल बड़ा? क्लियर? रट मत लेना कि रिवर्सिबल वर्क डन हमेशा बड़ा होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन बड़ा होता है, कंप्रेशन में तो रिवर्सिबल बड़ा है। नहीं चलेगा? तो अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूं, ग्राफ बनाना स्टार्ट करना। देखो एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, कंक्लूजन तो बस इतना ही है। कुछ बच्चे रट के भी खुश उतने ही हैं। उन्होंने रट लिया है कि केवल आइसोथर्मल एक्सपांशन बड़ा बोलना है, कंप्रेशन बड़ा नहीं बोलना है।
क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जल्दी लिख ले। तो आपके सामने आज मैंने दोनों ही प्रोसेस के ग्राफ बनाए और ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कौन सा वर्क डन बड़ा है, कौन सा वर्क डन छोटा है। तो आज रेक्टेंगल का एरिया कर्व के एरिया से ज्यादा है, यानी मैं कह सकता हूं कि रिवर्सिबल का वर्क डन रिवर्सिबल से ज्यादा है। मैंने जो साइन लगाया बताओ ये सही है कि गलत? मॉड लगाने की आवश्यकता है कि नहीं? ये कंप्रेशन है कि एक्सपांशन है? कंप्रेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? कंप्रेशन तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। हेलो, लिख लीजिएगा जल्दी से। कहानी यहां खत्म होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। नीट 2019 में उन्होंने इसके ऊपर जाके सवाल पूछा। उनका सवाल था एडियाबैटिक का। किसका था वो सवाल? क्या था? एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, लिख लीजिएगा जल्दी से। अभी अपने सामने कितने प्रोसेस हो चुके हैं? देखा जाए तो 4 प्रोसेस, और वैसे देखो तो 2 ही, एक है कंप्रेशन और एक है एक्सपांशन, और दोनों आइसोथर्मल है, राइट? अगला जो मैं एनालिसिस ले रहा हूं वो ले रहा हूं एडियाबैटिक का। लिख लिया होगा? जल्दी लिखिए, जल्दी। क्या सभी बच्चों को रिजल्ट याद हो गया है? अभी पूछूंगा कुछ देर में जब भूल जाओगे। लिख लिया होगा? अगर कभी सवाल में कहता है एक्सपांशन आइसोथर्मल, क्या कहता है? कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, तो क्या सोचोगे? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। ये सवाल की भाषा है। वो बोलेगा कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, बच्चा आंसर निकालता रहेगा, कुछ और आएगा। मैक्सिमम वर्क डन बोले एक्सपांशन है तो समझ जाना कौन है? रिवर्सिबल। और अगर कंप्रेशन है समझ जाना इरिवर्सिबल। ये सवाल की भाषा है, सवाल ऐसे फ्रेम होता है। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए हो तो आओ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चलूं क्या? कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। चलो सभी बच्चे थोड़ा सा फील करेंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक बोतल और देना। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। सभी लोग बोर्ड पे आ जाए। हमें 2 प्रोसेस करानी है। कितने सिस्टम नजर आ रहे हैं? 2, और दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है, मान लो। अरे मान लो दोनों का प्रेशर है पीए, दोनों का वॉल्यूम है वीए, दोनों का टेम्परेचर है टीए, मान लो। चलो P1 V1 T1 बोल लो, चलेगा? क्या दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है? अब दोनों को एक्सपांशन कराना है। क्या कराना है? एक को कराना आइसोथर्मल तरीके से, एक को कराना। पहले मुझे आइसोथर्मल का मतलब बताओ। ये आइसोथर्मल है, क्या कांस्टेंट है? तो वेरिएबल कौन हुआ? शानदार। एडियाबैटिक में कौन कांस्टेंट है? कांस्टेंट है कि एक्सचेंज नहीं होता? किसका एक्सचेंज नहीं है? तो अपने पास गैसियस सिस्टम के कितने वेरिएबल हैं? 3, PV T। इसमें किसका रास्ता बंद है? हीट का। तो फिर बदलेगा तो कौन बदलेगा? P भी बदलेगा, V भी बदलेगा, T भी बदलेगा। ये क्लियर? ये कौन सा प्रोसेस है? और ये है, चलो क्या कराना है? एक्सपांशन कंप्रेशन करो जरा। एक्सपांशन, इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले मैं आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं, राइट? आ जाओ। जब इसका एक्सपांशन हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, इरिवर्सिबल होने दो। एक्सपांशन हो रहा है, एक दिन में होगा, कई सालों में होगा, पक्का? अब हमें पता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन का वर्क डन ज्यादा होता है इरिवर्सिबल एक्सपांशन से, मगर मुझे ये नहीं पता एडियाबैटिक में कौन बड़ा है, वो बड़ा कि ये बड़ा। इज दिस क्लियर? एक्सपांशन होके ये यहां पहुंच गया, मान लो। अब जब यहां पहुंचा तो टेम्परेचर बदला कि नहीं बदला? तो क्या पीवी कांस्टेंट रहेगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी भी कांस्टेंट है, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी है। बोलो हाँ या ना? आज इसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आज इसका कुछ प्रेशर है, एक्सपांशन होगा तो प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे घटेगा, ऐसे बढ़ेगा कि प्रोडक्ट वही रहेगा, हाँ या ना? अब जरा इसमें आ जाओ एडियाबैटिक में। अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, कराओ जरा। हीट आई कि नहीं आई?
मगर एक्सपांशन हुआ। वर्क डन बाय द सिस्टम, एनर्जी का लॉस, इसने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च, तो इसका टेम्परेचर घटा कि बढ़ा? इसका टेम्परेचर नहीं बदला, मगर इसका टेम्परेचर बदला और पहले से कम। इतना फील आया कि नहीं आया? पक्का? अब मैं इसी कहानी को ग्राफ में समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों? किस में समझा रहा हूं? तो आपके सामने मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व। शानदार, बहुत बढ़िया। यहां लिखा मैंने P, यहां लिखा। अब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, अलग है? लिखवाऊंगा नहीं, बोल दिया ना, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो यहीं से मैंने स्टार्ट किया, P1 V1 T1। इसे पॉइंट A बोल रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं मैं PA VA TA। यहीं से स्टार्ट होगा आइसोथर्मल, यहीं से स्टार्ट होगा दोनों का एक्सपांशन कराना कि कंप्रेशन। तो इस वाले प्रेशर पे ये वाला वॉल्यूम था, वॉल्यूम बढ़ाऊं कि घटाऊं? ग्राफ आगे जाएगा पीछे, कर्व की स्ट्रेट लाइन। अब सवाल है, कर्व में ऐसे एक का बनाऊं तो दूसरे का इधर बनाऊं कि ऊपर बनाऊं, कहां बनाऊं? इसका निर्णय इस बात पे होगा, इसका निर्णय कि एडियाबैटिक में प्रेशर और आइसोथर्मल में प्रेशर, किसका प्रेशर घटेगा ज्यादा, किसका प्रेशर कम घटेगा? बोलो हाँ या ना? तो क्या मुझे दोनों का पहले फाइनल प्रेशर पता करना पड़ेगा? जिसका प्रेशर ज्यादा उसका ग्राफ ऊपर, जिसका प्रेशर कम उसका ग्राफ। क्या चल रहा है, समझ पाए? मैं क्या बना रहा हूं? ग्राफ। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे निकालना है वर्क। तो ग्राफ से वर्क कैसे निकालूंगा? एरिया अंडर द कर्व। तो पहले मुझे कर्व बनाना। अब कर्व तो बनेगा, मगर कर्व ऊपर नीचे ये कैसे पता चले? उसके लिए मुझे दोनों का प्रेशर पता करना। इज दिस क्लियर? सभी लोग बोर्ड पे देखना, नजरें मत हटाना। एक प्रोसेस चल रही आइसोथर्मल, अरे थक गए क्या यार? और एक प्रोसेस चल रही एडियाबैटिक को आधी बोल दूं चलेगा? अच्छा, आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? आज ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? और अगर रिवर्सिबल है तो क्या पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होगा? ये कहां से आया? हम नहीं पढ़ाते, इसका डेरिवेशन आपको फिजिक्स में बताते। मान लो दुनिया का सच है, ऐसा होता है, मान लो। अब ये सच है तो क्या है वो बताने वाला हूं, ठीक है? ओ ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखना। क्या पी बराबर कांस्टेंट होगा? मतलब पहले का प्रेशर, पहले का वॉल्यूम, बाद का प्रेशर कांस्टेंट होगा। इधर आना, कैसे बोलोगे? बोलो, आपको बोलना है। P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर। ए गामा क्या है? गम्मा नहीं बेटा, गामा क्या है? मोनोटॉमिक का, डायटॉमिक का, पॉली का। क्या गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा? सबके लिए कि केवल आइडियल गैस के लिए? सबके लिए कि आइडियल गैस के लिए? Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अरे हाँ या ना? एक मिनट, क्या गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा? खेल देखना, बोर्ड पे आना, सबका ध्यान बोर्ड पे है। मैं क्या पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फाइनल प्रेशर होगा इसका ज्यादा होगा कि इसका? हेलो, दोनों का फाइनल वॉल्यूम भी सेम मान लेते, मान लो। मतलब दोनों का V2 सेम है, मगर दोनों का P2 सेम। वही पता करे ताकि क्या बना ले? ग्राफ। इज दिस क्लियर? तो इसे मैं आपके सामने लिख देता हूं। आइसोथर्मल चल रहा है कि एडियाबैटिक? इसे मैं आइसो कह दूं चलेगा? और वहां क्या कह दूं? तो जहां P2 है वहां लिख दिया मैंने आधी। कोई दिक्कत? हमें निकालना क्या है? हेलो, चलेगा? सब लोग बोर्ड पे देखना। अगर मैं सीधे लिखूंगा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं ताकि समझ में जल्दी आए। कैसे? सुनिएगा। आपके सामने मैंने लिखा, ये है P1, ये है P आइसो, हाँ या ना? तो आपके सामने लिख रहा हूं P1 अपॉन P आइसो, P1 अपॉन, और यहां क्या लिखो आपको बोलना है? V2 अपॉन। V2 बड़ा कि छोटा? आपको कैसे पता? तो V2 बाई V1 1 से बड़ा कि छोटा? शानदार। इधर ऐसे बनाने की कोशिश करो, आप बोलो P1 अपॉन P आदि बराबर बोलो V2 अपॉन V1 की पावर। परफेक्ट, आसान है। V2 बड़ा कि छोटा? ये 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? और ये भी 1 से, ये भी 1 से, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ओवरऑल। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, हाँ या ना? यानी मैं कह सकता हूं, सुनो सुनो सुनो, V2 बाई V1 में, और ये क्या ये इससे बड़ा है? कौन बड़ा है? किससे बड़ा है? V2 बाई V1 से। और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है। नहीं समझ पाए? एक मिनट देखना, ये इसके, ये इसके,
ये इससे, तो ये इससे, यानी मैं कह दूं P1 अपॉन P आइसोथर्मल, और यहां कह दूं P1 अपॉन P कौन बड़ा? किधर मुंह खोलूं, किधर मुंह खोलूं? क्या ये बड़ा होगा? अगर ये बड़ा है तो ये छोटा क्यों बड़ा? डिनोमिनेटर छोटा होना पड़ेगा। यानी आप कहना चाहते हैं अगर ये सच है तो मैं कह सकता हूं P आइसोथर्मल P एडियाबैटिक से बड़ा है, हाँ या ना? क्या आपको जवाब मिल गया? आइसोथर्मल का प्रेशर ज्यादा कि एडियाबैटिक का? तो ऊपर वाला ग्राफ आइसो का कि एडिया का? यहां लिख देता हूं B और यहां लिख देता हूं C, बोलो चलेगा? यहां कह दो PB VB, अभी पूछ रहा हूं आपसे TB चलेगा? यहां क्या बोलो, आपको बोला है PC, ऊपर वाला ग्राफ किसका? आज याद है, परमानेंट याद रहेगा। ऊपर वाला ग्राफ आइस, नीचे वाला ग्राफ, क्या ये आदि का ग्राफ है? क्या दोनों का एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे? एरिया अंडर द कर्व ऊपर का ज्यादा कि नीचे का? तो वर्क डन ऊपर का ज्यादा नीचे का? आइसो का ज्यादा एडियाबैटिक का? तो मुझे बताओ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन एडियाबैटिक रिवर्सिबल किसका वर्क डन ज्यादा? तो उस ऑप्शन में एक ऑप्शन यही था, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। स्टेटमेंट सही था गलत था? सही था। एक सवाल, दूसरा सवाल, सब लोग बोर्ड पे आओ। अब मैंने लिखा नहीं कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबैटिक, मान लो। ऐसे कैसे मान लिया? इधर आइए, इधर आपके सामने एक सवाल आया, बोर्ड पे देखना, सब लोग दिख रहा है क्या? कौन है आइसो? आज तो याद है, अंत में याद रहेगा नहीं। कौन है आइसो? कौन है एडियाबैटिक? आइसो में यहां पे टेम्परेचर है TA, यहां पे टेम्परेचर है TB। बताओ TA बड़ा कि TB? TA TB दोनों बराबर। क्या नीचे वाला एडियाबैटिक है? ये है TA, ये है TC। तो एक ऑप्शन था, बताओ TA ग्रेटर देन TC कि बताओ TA लेस देन TC? फैल गए? रुको 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 रुको, फील आने दो, ये थर्मो है, विचार का विषय है, हवा नहीं ऐसे पढ़ लोगे। रुको, आपका ध्यान चाहिए, बोर्ड पे आओ। क्या ये एडियाबैटिक है? एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है? कराओ एक्सपांशन। वर्क डन बाय द एनर्जी का लॉस, खुद की एनर्जी, तो टेम्परेचर, आई एम डैम श्योर TA मस्ट बी ग्रेटर देन TC। नहीं समझे? छुटपुटी सवाल कर लोगे? जल्दी से लिखिए, पहले ग्राफ बना लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैथमेटिकल प्रूफ। जल्दी जल्दी जल्दी। तो जो 2022 का सवाल था, 19 का सॉरी, वो यही था, एक ऐसा ग्राफ था और आपको प्रिडिक्ट करना था ये सारे की सारी कंडीशन। एक ऑप्शन अभी आपके लिए बचा है, वो है एंट्रोपी का। उसमें एक ऑप्शन था डेल्टा S, किस प्रोसेस ज्यादा होगा। तो अभी आपने एंट्रोपी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे तो वो भी अपन कंपेयर करेंगे। फिलहाल वर्क और टेम्परेचर हमें समझ में आना चाहिए। ये लीजिए, आप बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सब बोल। जल्दी लिखिए, लिख लिया होगा सबने? एक बार फिर से पूछूंगा, आइसो का वर्क डन ज्यादा कि एडियाबैटिक का? तो आपके सामने, अच्छा एक्सपांशन है तो मुझे मॉड साइन लगाना पड़ेगा, और आपके सामने यहाँ पे मॉड साइन लगा दिया और आपसे पूछा कौन सा वर्क डन ज्यादा, सो द आंसर इज आइसोथर्मल का। अब आप इसे चाहे तो ग्राफ में एरिया बना ले, नहीं बनाए तो ग्राफ नीट एंड क्लीन रहेगा, बना लोगे तो मई में दिक्कत आएगी।
ऐसे ही रहने दें। देख लिया सबने? तो आपको मैंने क्या क्या बताया, टेम्परेचर, प्रेशर और वर्क डन, 3 एनालिसिस हुए यहां पे, टेम्परेचर, प्रेशर और वर्क डन। किस प्रोसेस में कैसा प्रेशर होगा, कैसा टेम्परेचर होगा, कैसा वर्क डन होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। लिख लिया होगा सबने? नेक्स्ट स्लाइड में पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस है, जरूर लिखिएगा। तो आपके सामने है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का एनालिसिस क्यों ऐसा होता है। मैं फिर याद दिला दूं, 3 केसेस हैं, प्रेशर का, टेम्परेचर का और वर्क का। ये एक छोटा सा सेक्शन है जो अपने थर्मो में थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन पिछले कई सालों से सवाल इससे बन रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले तक थर्मोकेमिस्ट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो लगातार थर्मोडायनेमिक्स से सवाल दे रहे हैं। अभी तक जो हम पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी तक, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, और गिब्स के बाद जो शुरू होता है दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री ही अक्सर अपनी केमिस्ट्री में आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार वो थर्मोडायनेमिक्स से ही सवाल दे रहे हैं। अब इसके 2 मतलब हैं, या तो इस साल भी थर्मोडायनेमिक्स, या तो इस बार कुछ नया होगा। हालांकि ऐसा हम कई साल से सोच रहे हैं। लिख लिया होगा सबने? जल्दी लिखिए, जल्दी। गामा हमेशा 1 से बड़ा है, इसलिए ऐसा हम कह पाए। ठीक है, आओ कहानी को समेटते हैं। कल से आपने क्या क्या पढ़ा? 3 चीजें पढ़ी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल आया तो सबसे इंपॉर्टेंट था आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल का कोई भी सवाल है जो अपनी केमिस्ट्री में आता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। केमिकल रिएक्शन का सवाल आया तो फॉर्मूला बोलेंगे माइनस डेल्टा एनजी आर टी, और आपके सामने कुछ एक कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन इनफाइनाइट हो सकते हैं, उसके लिए आपको ग्राफ की स्टडी करनी होगी, और ग्राफ डिटेल में कहां पढ़ाते हैं? फिजिक्स में। इतना बताया कि किस लेवल तक हमारा नीट गया है, और एनसीईआरटी में ये ग्राफ बना है आइसोथर्मल का, इसलिए बताया। चलेगा, कहानी अब आगे बढ़ाने का समय है। प्यारे बच्चों, आज से कुछ दिनों पहले जब मैंने काइनेटिक्स स्टार्ट किया तो मैंने कहा हमारी केमिस्ट्री के 3 सवाल, केमिस्ट्री के 3 सवाल, सब लोग आ जाए। पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है। दूसरा सवाल, जब होता है तो कितनी हद तक होता है। और तीसरा सवाल, किस रफ्तार से होता है। तीसरे सवाल का जवाब मिला, दूसरे सवाल का जवाब मिला, हम जवाब ढूंढने चले थे पहले सवाल का, आखिर कुछ क्यों होता है। प्लीज लिसन केयरफुली। आखिर कुछ क्यों होता है, मैंने कहा ये सीखना तो आपको थर्मो सीखना पड़ेगा, और थर्मो सीखना थर्मो की भाषा सीखनी पड़ेगी। आज आप थर्मो की भाषा में सबसे अहम 4 शब्द, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी समझ पाते हैं। हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी समझ पाते हैं। बहुत कुछ सिखाया ताकि इन 4 शब्दों को सिखा पाऊं। एक है हीट, दूसरा है वर्क, एक है इंटरनल एनर्जी, और अगला है इंथैल्पी। बोलो हाय ना। अब वो सवाल का जवाब ढूंढने का समय आया, आखिर कुछ क्यों होता है। तो जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तो जैसा आपको पता है हमारी जो थर्मो है वो ऑब्जर्वेशन का विषय है। थर्मो में जितनी भी चीजें आई हैं वो सब कुछ फील करके आई हैं, वो सब कुछ एहसास करके आई हैं। हाँ, मैथ जरूर है, मगर चीजों को बनाने के पहले उसे फील किया गया। तो आज जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने चल रहे हैं, आखिर कुछ क्यों होता है, हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, आखिर नींद अपने आप क्यों आती है। नींद अपने आप, पढ़ाई अपने आप क्यों नहीं होती है। हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो हमें चलना पड़ेगा थर्मो के पास। किसके पास? तो जब इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले एक शब्द का मतलब समझना। बार बार मैं एक शब्द बोलूंगा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहले शब्द का मतलब समझते हैं। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। बच्चों, यहां अब हम कैसे पहुंचे, क्या सीखने वाले हैं, उसके पहले इन दोनों शब्दों का मतलब सीखो, क्योंकि बार बार मैं इन्हीं शब्दों को बोलूंगा। तो सबसे पहले इन शब्दों का मतलब सीखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं स्पॉन्टेनियस क्या है, तो बहुत सारे बच्चे तुरंत कह देते हैं वो जो अपने आप होता है। शायद सरल भाषा में वो गलत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए वो 100% सही नहीं है। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब है क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब है क्या। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं जो अपने आप होता है, एनसीईआरटी कहता है, थर्मो कहता है जो या तो अपने आप होता है। क्या कहता है? जो या तो
और अगर वो अपने आप नहीं होता, उसे थोड़ा सा इनिशिएट करिए और थोड़ा सा इनिशिएशन के बाद वो अपने आप होने लगे, ऐसे सभी प्रोसेस कहा गया स्पॉन्टेनियस। क्या कहा गया? इसे ऐसे समझते हैं प्यारे बच्चों, अगर कभी पानी गिरता है तो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, कभी नीचे से ऊपर। पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है कि हमसे पूछ के गिरता है? तो वो अपने आप गिरा, तो बताओ वो स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कभी भी हवा बहती है गर्मी ठंडी में, तो हवा अपने आप बहती है, हमसे पूछ के बहती है अपने आप, तो वो स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कहानी यहां पे नहीं, यहां पे शुरू होती है। अगर कभी पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल अपने आप जलता है कि नहीं जलता? पेट्रोल अपने आप। लेकिन अगर आप पेट्रोल में हल्का सा चिंगारी लगा दे, फिर वो जलना शुरू होता है और फिर बंद नहीं होता अपने आप। अरे हाँ या ना? तो या तो वो अपने आप हो रहा हो, और अगर वो अपने आप नहीं हो रहा, उसे थोड़ा सा इनिशिएट करिए, इनिशिएट करने के बाद अगर वो होने लगे, ऐसे सभी प्रोसेस क्या बोला गया? स्पॉन्टेनियस। इसे ऐसे समझते हैं, मोमबत्ती अपने आप जलती है क्या? लेकिन अगर आप उसे एक बार जला दीजिए, उसके बाद वो अपने आप जलती रहती है। इन सभी प्रोसेस कहा गया स्पॉन्टेनियस। क्या बोला गया? स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं जो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है एज पर थर्मो, जो या तो अपने आप होता है और या तो अपने अंदर होने की चाहत रखता है, बस कुछ कंडीशंस की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस। एक लाइन लिखना पहले, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस कभी कभी हम लोग बोलते हैं फीजिबल, तो कभी मैं स्पॉन्टेनियस बोलूं, कभी मैं फीजिबल बोलूं, इसका मतलब क्या है? एक लाइन लिखना, हैविंग नेचुरल टेंडेंसी, हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू, हैविंग नेचुरल टेंडेंसी टू, फर्स्ट पॉइंट, अकर ऑन इट्स ओन, अकर ऑन इट्स ओन, या तो वो अपने आप हो जाए, नेचुरल टेंडेंसी टू अकर ऑन इट्स ओन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, और आफ्टर इनिशिएशन, और अगर वो अपने आप नहीं हो पाती तो थोड़ा सा इनिशिएट करो, वो अपने आप होने लगे, अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन। इसे ऐसे समझते हैं बच्चों, मैंने आपसे कहा नींद अपने आप आती है, हमसे पूछ के आती है? अपने आप आती है। तो बताइए नींद का आना स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अब पढ़ाई अपने आप होती है कि पूछने से होती है ना अपने आप होती है? ऐसे नहीं। एक बच्चा कहता है सर आपकी इस परिभाषा से तो पढ़ाई भी स्पॉन्टेनियस होगी। मैंने कहा कैसे? सर आपने कहा या तो अपने आप हो, या तो, और अगर अपने आप ना हो उसे थोड़ा सा इनिशिएट किया जाए और उसे सुटेबल कंडीशन दिया जाए। क्या दिया जाए? सर मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो आप दे दो, मुझे सारी सुख सुविधाएं दे दो, फिर देखो मैं कैसे पढ़ता हूं। मतलब उस डेफिनेशन के हिसाब से तो पढ़ाई भी कैसी प्रोसेस हुई? स्पॉन्टेनियस। अरे हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये नहीं जो अपने आप होता है, या तो अपने आप होता है या तो इनिशिएट करने के बाद होने। एनसीईआरटी इतना कह के रुकता नहीं है। एनसीईआरटी कहता है दुनिया में जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी, और जो स्पॉन्टेनियस है, कैसी है? उनके अंदर एक खासियत है, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन थ्योरी की बात चल रही, 2 मिनट सुनिएगा। उनके अंदर खासियत यह है जितनी भी स्पॉन्टेनियस है वो एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है, रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ऊपर से नीचे गिरना ही स्पॉन्टेनियस है, रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होने वाला। इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है दुनिया में जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जितनी भी, they are spontaneous in a single direction, in other direction they cannot be spontaneous। तो कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखना, all spontaneous process, all spontaneous process, all spontaneous process are spontaneous, are spontaneous, are spontaneous in a particular direction, are spontaneous in a particular direction। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो केवल किसी एक डायरेक्शन में ही स्पॉन्टेनियस है, रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी फिर लिखता है, जरा सुनिएगा, हमारे आसपास जितनी भी प्रोसेस हो रही है, हवा का बहना, धरती का घूमना, मिट्टी का बनना, पेड़ का उगना, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, हमसे पूछ के हो रहा है। ये सारे के सारे जो प्रोसेस है, बताओ ये कैसे है? स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस?
बताओ ये सारे के सारे जो प्रोसेस आज पास नेचुरल हो रहे हैं वो एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, रिवर्स भी हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में, दे ऑल आर इरिवर्सिबल, दे ऑल आर, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ट्रू और फॉल्स? अरे बोलो ना। अगर आज आप कहते हो कोल बना, पेट्रोल बना, तो बहुत सारे जो लीफ थे, बहुत सारी चीजें मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के नीचे दबी, फिर कहीं जाके कोयला बना, बोलो हाँ या ना? कोयला बना, लेकिन अब कोयले से फिर से वो फूल पत्ती नहीं बनने वाले हैं। मेरी बात समझ पा रहे? जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्या बोला उसने? जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो या तो अपने आप होती हैं या कंडीशन की मोहताज होती हैं, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, रिवर्स डायरेक्शन में होने वाली। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है, नेक्स्ट पॉइंट देखना जरा, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर spontaneous and irreversible, are spontaneous and irreversible, are spontaneous and irreversible। अब यहां पे एक बड़ा प्यारा एआर का सवाल बनता है। सवाल क्या है उसके पहले चेक करता हूं आप इसे फील किया कि नहीं। कौन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मेरे लोकल शब्दों में, इंग्लिश में नहीं, जो या तो अपने आप होती है या होने की चाहत रखती है, बस मोहताज किसकी है? कंडीशन की। अरे हाँ या ना? ऐसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है कि रिवर्स डायरेक्शन में भी है? मेरा अगला सवाल है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ट्रू और फॉल्स? बोलो ना। ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस? कोई जरूरी नहीं। जो इरिवर्सिबल है वो अपने आप हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है। जो अपने आप हो रहा है वो इरिवर्सिबल है। हाँ ऐसा होता है, ये ऑब्जर्वेशन का विषय है। Is this clear? नहीं समझ पाए? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अभी क्या समझाया, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आप स्पॉन्टेनियस समझ गए हैं तो जरा मुझे बताइए नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, बता दोगे क्या? लिखना, डू नॉट हैव टेंडेंसी, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अकर on its own, do not have tendency to occur on its own, do not have tendency to occur on its own। तो कहानी कुछ ऐसे चली, आखिर कुछ क्यों होता है? मैंने कहा अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले समझो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड का। अरे बोलो ना। क्या मैंने आपको इन दोनों शब्दों से परिचय करा दिया? अब मैं सीधे बोलूंगा ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो फील आ जाएगा, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस फील आ जाएगा। चेक कर लेता हूं। आपके सामने प्यारे बच्चों एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा मुझे बताना, H2 प्लस हाफ O2। क्या रिएक्शन लिखा? एक सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस भरो, एक दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरो, दोनों की वॉल को ओपन करो, दोनों गैस को मिलाओ, क्या तुरंत पानी बन जाएगा? तो बताइए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कैसी है? एनसीईआरटी कहता है, थर्मो कहता है नहीं, ये स्पॉन्टेनिटी की परिभाषा नहीं है, या तो अपने आप होती है या कंडीशन की मोहताज होती है। आपने उससे वो कंडीशन दिया ही नहीं जिस कंडीशन पे वो होती है, कैसे कह सकते हो स्पॉन्टेनियस नहीं है? पहले वो कंडीशन तो दो, पहले वो परिस्थितियां तो दो। मैंने जैसे ही इसे यहां पे प्रॉपर कंडीशन दिया, प्रॉपर टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, क्या प्यारे बच्चों यहां से पानी बनने लगेगा? ये पानी अपने आप बनेगा, हमसे पूछ के बनेगा? तो बताओ ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? क्या है? तभी तो कहता है सवाल, एक सिलेंडर में हाइड्रोजन लो, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन लो, आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो। होती ही नहीं है, मगर इसलिए नहीं होती क्योंकि उसे कंडीशन नहीं मिलती है। क्या है स्पॉन्टेनियस? एक लाइन में बोलो ना, या तो अपने आप होता है या तो होने की चाहत रखता है, बस कंडीशंस का मोहताज है। बोलो हाँ या ना? तो आपकी नजर में नींद का आना स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? चर्चा का विषय है, चर्चा करना पड़ेगा। नींद का आना स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? आपकी नजर में पढ़ाई का होना क्या है? मुझे लगता है बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा। कुछ कंडीशंस मिलने से पढ़ने लगेंगे और कुछ तो कुछ भी कर लो पढ़ने वाले नहीं है। तो पढ़ाई आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ या ना? अगर कभी झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बताओ स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? मुझे सबका ध्यान चाहिए। अब हम मन में सवाल लिए घर से निकल गए, मन में सवाल लिए, और मन में सवाल था आखिर कुछ, घर से निकले। घर से क्यों निकले? क्योंकि थर्मो कहता है जब तक दुनिया नहीं देखोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। ये घर बैठे बैठे आपको जवाब मिलने वाला।
तो आप मन में सवाल लिए घर से निकल गए, आपने कहा हम सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपने अपने आसपास होने वाली हर घटना को देखा, हवा का बहना देखा, पेड़ का उगना देखा, लोगों का चलना देखा, लोगों का गिरना देखा, लोगों को उठते देखा, झरने का पानी देखा, नदियों का बहना देखा, सब देखा। और सब देखा, कई सालों तक दुनिया घूमा और एक दिन आप घर लौट के आए। कहां लौट के आए? और जब घर लौट के आए तो आपने कहा, वहीं मैं रहता था आपके शहर में, आपने कहा सर मुझे जवाब मिल गया। ऐसा होता था ना, पहले लोग जवाब ढूंढने घर से निकल जाते थे। तो आप जवाब ढूंढ के आए और आपने मुझसे कहा सर मुझे जवाब मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या जवाब मिला, आखिर कुछ क्यों होता है? तो आपने कहा सर दुनिया में कुछ होता है क्योंकि होना चाहता है। क्या बोला आपने? दुनिया में कुछ होता है क्योंकि होना चाहता है। मैंने कहा बेटा इतने साल तक दुनिया घूमे यही ढूंढ के लाए, दुनिया में कुछ होता है क्योंकि होना, ये कोई जवाब हुआ क्या? बोले सर यही तो जवाब है, यही तो। अगर कुछ हो रहा है और अपने आप हो रहा है क्योंकि होना चाहता है सर। मैंने कहा क्यों होना चाहता है? तो आपने जब उन सभी घटनाओं को ऑब्जर्व किया, जरा सुनिएगा, तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिली। क्या मिली? बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या मिली? उनमें सबसे पहली सिमिलरिटी थी, जितनी प्रोसेस अपने आप हो रही थी, जितनी प्रोसेस बेटा सुनना, बार बार डाउट पूछोगे, जितनी प्रोसेस अपने आप हो रही थी, जितनी प्रोसेस, उनमें से जब अपने आप होती थी तो अक्सर ऐसा उनमें पाया गया, उनकी एनर्जी घट जाती थी, उनकी एनर्जी। हम भी तो कई सालों से कह रहे हैं दुनिया में सब कुछ होता है क्योंकि होना चाहता है, क्योंकि होके स्टेबल होता है। यूं तो स्टेबिलिटी के रास्ते अनेक हैं, यूं तो स्टेबिलिटी के रास्ते, क्या उन अनेक रास्तों में से एक रास्ता एनर्जी का है? अगर कुछ होता है तो वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए एनर्जी का घटना जरूरी है कि बढ़ना जरूरी है? घटना। तो हमारे आसपास जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रही थी, जो अपने आप हो रही थी, उनमें हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला उनमें एनर्जी घटती थी। मारकर गिराओ, अपने आप गिरेगा पूछ के, मारकर उठाओ, अपने आप उठेगा पूछ के गिरेगा अपने आप, लेकिन उठेगा अपने आप। अपने आप गिरा तो मार के एनर्जी घटी की बढ़ी? झरने का पानी अपने आप गिरा पूछ के, जब पानी नीचे गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी घटी की बढ़ी? बोलो ना यार। जितने भी प्रोसेस हमारे आसपास हो रहे थे जो स्पॉन्टेनियस, उनमें ऐसा पाया गया उनमें एनर्जी घटती थी। हेलो, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपको लगा ये जो आधा अधूरा सच है यही असली सच है, ये जो आधा अधूरा यही असली। इसी में जीवन कई सालों तक बीता। कई सालों तक थर्मो को यही लगता था कि एनर्जी का घटना ही किसी के होने का कारण है, एनर्जी का किसी के होने का। अगर कभी नींद अपने आप आती है तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि नींद आने के बाद आप जिस प्रकार से स्लो हो जाते हैं, मतलब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए नींद अपने आप आती है। ऐसा थर्मो को कई सालों तक लगा, और थर्मो को गलत नहीं लग रहा था। अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया चौंक गई। जानना चाहते हो क्या हुआ? जानना चाहते हैं? एक विचारक आया, उसने कहा देखो देखो मैंने क्या ढूंढा। हमने कहा क्या ढूंढा? उसने अपने हाथ में लिए हुए थे कुछ बर्फ। क्या लिया था? और बर्फ दिखा रहा था, कह रहा था देखो ये बर्फ अपने आप पिघल रही है। क्या बोला उसने? देखो ये बर्फ अपने आप पिघल रही है। एक मिनट, बर्फ अपने आप पिघल रही कि हमसे पूछ के पिघल रही? लेट्स इमेजिन आज यहाँ पे टेम्परेचर 25, अरे मान लो, तो बर्फ का पिघलना स्पॉन्टेनियस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों स्पॉन्टेनियस हुआ? जो अपने आप होता है या होने की चाहत रखता है, बस कुछ कंडीशन का मोहताज है, वही तो स्पॉन्टेनियस होता है। अरे हाँ या ना? अगर कभी आप बर्फ को रख दो खुले में तो बर्फ अपने आप पिघलती नहीं पिघलती? दिक्कत यहां नहीं थी, दिक्कत यहां भी नहीं थी। अगर कभी हम पानी को रख दे खुले में, पानी अपने आप वेपर बनता कि नहीं बनता? बोलो, क्या गीले कपड़े सूखते नहीं है? क्या गिरा हुआ पानी कभी सूखता नहीं है? अरे नदियां सूख जाती है, पानी सूखने की बात क्या कर रहे हो यार? मुझे बताओ, क्या ये अपने आप होता है कि नहीं होता? दिक्कत यहां भी, दिक्कत यहां थी। H2 लिक्विड से H2 गैस बना। हेलो, लिक्विड से गैस बना, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई कि रिलीज हुई? लिक्विड से गैस बना, मॉलिक्यूल दूर दूर गए पास पास आए, बॉन्ड टूटे कि जुड़े? तो बताओ एनर्जी अब्सॉर्ब की रिलीज? चलो नहीं समझ में आता, ये बताओ डेल्टा एनर्जी पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्सो की एंडो? एनर्जी अब्सॉर्ब की रिलीज? अरे पढ़ा रखा है इक्विलिब्रियम में, क्या यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है? चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, जब लिक्विड से गैस बना तो उसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब किया, मतलब इसकी जो एनर्जी है इससे ज्यादा। क्या H2 गैस की एनर्जी H2 लिक्विड से ज्यादा है? तो आज एनर्जी अब्सॉर्ब हुई कि रिलीज हुई? तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा की कम? इन द सेम वे सॉलिड से लिक्विड बना तो लिक्विड की एनर्जी ज्यादा की कम?
आज एनर्जी ज्यादा हो रहा है, फिर भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है। क्या बोला मैंने? आज एनर्जी, लेकिन फिर भी प्रोसेस अपने आप। वो जो हमने दुनिया घूम के देखा कि दुनिया में कुछ होता है क्योंकि होना चाहता है, क्योंकि होके स्टेबल होता है, स्टेबल होने का रास्ता एनर्जी का होता है, वो रास्ता आज यहां सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि कुछ होने का कारण कुछ और भी है, कुछ होने का कारण केवल एनर्जी मात्र कारण। अब वो प्रोसेस जिनमें एनर्जी नहीं घटा करती थी, क्या वर्ड बोला मैंने? अब जिनमें एनर्जी, और वो जो अपने आप हुआ करती थी, उनमें एक सिमिलरिटी मिली, एक कॉमन मिला, एक ऐसा चीज मिला जो सब में था। और वो कुछ क्या था? प्यारे बच्चों, सिखाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आना। आ गए क्या? इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक आइसोलेटेड कंटेनर है। कैसा? आइसोलेटेड समझते हो? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, दुनिया से अलग, न कुछ लेना न कुछ देना, मोह माया से परे, आइसोलेटेड। यस और नो? ना मुझे कुछ चाहिए ना मुझे कुछ देना है दुनिया को। यस और नो? इसे क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। और एक होता है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड आइसोलेटेड में अंतर है। इंसुलेटेड में किसका रास्ता बंद? हीट का। और आइसोलेटेड में, आइसोलेटेड में बाउंड्री रिजिड है कि फ्लेक्सिबल, और इंसुलेटेड में हीट का रास्ता बंद है, वर्क का रास्ता खुला है। लेट्स इमेजिन एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा है? मान लीजिए कैसा सिस्टम है? क्या कह रहे हैं? गला नहीं, वो कोल्ड का एक नए नए सिम्टम आ रहे हैं आजकल। अभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पता आपको, फिर भी पढ़ा रहा हूं। आइए जरा। तो प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमारे सामने, बोर्ड पे आना, हमारे सामने यहां पे एक सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम है। इधर आओ। अब ये जो सिस्टम है, इधर आओ। अब ये जो सिस्टम है, ये मान लो आइसोलेटेड है। क्या है ये? आइसोलेटेड। अब ये अगर आइसोलेटेड है तो हीट का रास्ता बंद है कि खुला है? हीट का रास्ता बंद है कि खुला है? रुकिएगा। अब यहाँ पे हीट का रास्ता भी बंद है, बोलना नहीं है, सुनो ना। और वर्क का रास्ता भी बंद है, हाँ या ना? ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, न दुनिया को कुछ देना न दुनिया से कुछ लेना, मोह माया से परे, सब बढ़िया चल रहा था। हमने क्या किया? इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे भर दिया गैस। क्या भरा? और बीच में एक पार्टीशन लगा दिया। इमेजिन करो, इधर हमने गैस भरा, इधर हमने गैस भरा नीला नीला। कैसा भरा? मतलब ऐसा समझिए यहाँ पे नीली वाली गैस है। कौन सी गैस है? और यहाँ पे प्यारे बच्चों लाल वाली। अब जैसे ही इधर आओ, इधर इमेजिन करते हैं, अरे नहीं बच्चों ऐसे नहीं, इमेजिन करते हैं दोनों तरफ मोल भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी, मतलब दोनों गैसेस आइडेंटिकल कंडीशन पे है कि नहीं है? मतलब आप नहीं कह सकते दोनों गैसेस कोई भेदभाव है, बस अगर भेदभाव है तो रंग का बोलो हाँ या ना, और कोई अंतर? अच्छा, गैसेस के मॉलिक्यूल थमे थमे से रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, वो कोई मोशन होता है। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? ब्राउनियन मोशन, है ना? वो लगातार ऐसे ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं। मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल शांति से बैठने वाले। अब दोनों के दोनों गैसेस, सुनना, दोनों के दोनों गैसेस बिल्कुल शांति से थे, मतलब उनका ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा था ना गेन हो रहा था, सब कुछ डिक्टो सेम था। बोलो आया ना? हाँ, लगातार इधर उधर मंडरा रहे थे, बीच में एक पार्टीशन था। यस और नो? ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। जैसे ही आपने हाइपोथेटिकली इस बीच वाली बाउंड्री को हटाया, हटा दो, जैसे ही बीच वाली बाउंड्री को हटाओगे, बताओ इधर के गैस के मॉलिक्यूल इधर ही रहेंगे, उधर के उधर ही रहेंगे कि कबड्डी कबड्डी खेलेंगे? मुझे लगता है इधर के मॉलिक्यूल उधर जाएंगे और उधर के मॉलिक्यूल इधर आएंगे। बोलो हाँ या ना? ये अपने आप हुआ कि हमसे पूछ के हुआ? एनर्जी आई कि गई? ना एनर्जी आई ना एनर्जी गई, ना एनर्जी का लॉस हुआ ना एनर्जी का गेन हुआ, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन फिर भी हुआ कि नहीं हुआ? एनर्जी मात्र कारण नहीं है, एनर्जी मात्र कारण। दुनिया घूमने के बाद समझ में आया, अगर दुनिया में कुछ अपने आप होता है तो होने का कारण एनर्जी का घटना भी है, और जहां जहां एनर्जी घटती नहीं वहां कुछ ऐसा था जो कॉमन था, और वो था रैंडमनेस। क्या था? क्या था? थर्मो ने कहा अगर कुछ अपने आप हो रहा है, या तो एनर्जी के घटने से हो रहा, एनर्जी घटने से नहीं हो रहा, तो वो इसलिए हो रहा क्योंकि वो होके बिखर रहा, क्योंकि वो होके। थर्मो ने कहा इस ब्रह्मांड का नियम है बिखराव का। किसका नियम है? अव्यवस्था का नियम है। उसने कहा चीजें तो बिखरेंगी,
उसने कहा चीजें तो व्यवस्थित होके रहेंगी। उसने कहा जैसी चीजें आज है वैसी ही कल होने वाली। साक्षात प्रमाण है, जैसे दुनिया में आए थे वैसे जाने वाले नहीं है, जैसे कोटा में आए थे वैसे जाने वाले नहीं है, जैसा कोटा में कमरा था आज वैसा नहीं है, जैसी आपकी पहले दिन कॉपी थी आज वैसी कॉपी, जैसे आप आज से कुछ दिनों पहले थे वैसे आज नहीं है। सुबह से कितना भी बंठन के यहाँ आओ वैसे लौटने वाले नहीं है। चीजें तो बिखरेंगी ही बिखरेंगी। एग्री और नॉट? बिखराव होके रहेगा, आप उसे रोक ही नहीं सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थर्मो कह रहा है, ये ब्रह्मांड का नियम है। कहां का नियम है? तो सवाल चल रहा था आखिर कुछ क्यों होता है, तो थर्मो ने कहा कुछ इसलिए होता है, या तो एनर्जी घटती है, और अगर एनर्जी घटती रही तो वहां पे क्या बढ़ रहा है? बिखराव। अब किसी के होने कितने कारण आ गए? दो। तो कॉपी में कैसे लिखना? ये लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना ऑब्जर्वेशन, जैसे बोलू वैसे लिखना ऑब्जर्वेशन। ये नहीं, जो बोलू वो लिखना ऑब्जर्वेशन। ये रिएक्शन लिखना पहली वाली, H2 plus half O2 7H2 लिखेगा। दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन बट अंडर सुटेबल कंडीशन, it is spontaneous, but under suitable condition it is spontaneous। ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर कंडीशन दी जाए, प्रॉपर परिस्थितियां दिए जाए, तो इसके अंदर भी खुद होने की चाहत है। बोलो हाय वाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखना ये वाला एग्जांपल। मेरे पास लास्ट क्लास नहीं है ना, लिख लिया होगा सबने। ये रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। लिख लेना। इन दोनों प्रोसेस में, संडे को आओगे बेटा? ठीक। इन दोनों प्रोसेस में लिखो बेटा, इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी घट नहीं रही, इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी घट नहीं रही, लेकिन डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा, लेकिन डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा। लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे डायग्राम जरूर बनाना, कि कुछ ही देर में डायग्राम ब्रह्मांड होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो अपने आप इस यूनिवर्स का रिप्लिका है। बोलो हाँ या ना? तो चीजें इंटरेस्टिंग होगी, धीरे धीरे समझते चलिए। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, लिखिए जरा, पहले डायग्राम बना लीजिए। आइसोलेटेड, ना एनर्जी लेना ना एनर्जी देना, फिर भी अंदर जो गैसेज हैं वो अपने आप मिक्स हो जाती हैं, यानी कि एनर्जी के कारण ही सब कुछ होता है, ऐसा कहना सही नहीं है। कुछ और है जो किसी के होने को कंट्रोल करता है, और ये कुछ और था, इसे कहा गया बिखराव, इसे कहा गया रैंडमनेस, इसे कहा गया डिसऑर्डरनेस, इसे कहा गया अव्यवस्था, इसे कहा गया डिस्टर्बेंस, टेक्निकल भाषा में इसे कहा गया एंट्रोपी। क्या बोला गया? एंट्रोपी। नीचे लाइन लिखना। डायग्राम छोटा बना लो तो भी काम चलेगा, बढ़िया अच्छे से डायग्राम क्यों बना रहे हो? जल्दी से बना लो यार। नीचे एक लाइन लिखिएगा, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, both gases intermix, without any exchange of energy both gases intermix। this is the proof, ये सबूत है, this is the proof, this is the proof that this process is spontaneous
that this process is spontaneous not because of energy, not because of energy, but because of बोल पाओगे क्या? but because of randomness, but because of randomness. चलेगा बच्चों? नीचे एक पॉइंट लिखना, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 5:25 पे ना, है ना? क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. तो अगर मैं आपसे कहूं स्पॉन्टेनिटी क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा थ्योरी है मगर इसमें खूब यार बनते हैं बच्चों, तो आप क्या कहोगे? एनर्जी का घटना कि रैंडमनेस का बढ़ना? हाँ, एनर्जी का घटना भी है, रैंडमनेस का बढ़ना भी है. या तो एनर्जी घटती है और जहां जहां एनर्जी नहीं घटती वहां वहां रैंडमनेस बढ़ती है. और अगर कभी दोनों हो जाए, एनर्जी घट भी रही हो, रैंडमनेस बढ़ भी रही हो, तो वही वाली बात है, सोने पे सुहागा आया ना. तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. फर्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या निकल के आया प्यारे बच्चों? नंबर 1, ईदर एनर्जी डिक्रीजेस, ईदर एनर्जी डिक्रीजेस और रैंडमनेस इंक्रीजेस. ईदर एनर्जी डिक्रीजेस और रैंडमनेस इंक्रीजेस. रैंडमनेस को कहा गया एंट्रोपी फैक्टर. वो क्या है बस एक्सप्लेन करता हूं. एंट्रोपी फैक्टर. रुको रुको रुको, मैंने क्या बोला इसे समझो पहले. स्पॉन्टेनिटी का कारण ये है कि ये है, या तो ये है या तो ये है या तो दोनों है. बोलेंगे या तो जहां ये नहीं वहां ये है, जहां ये नहीं किस लिए स्पॉन्टेनियस. वो प्रोसेस जो अपने आप होती है या तो एनर्जी के, और अगर एनर्जी कम तो वो इसलिए हो रही क्योंकि वहां पे रैंडमनेस. ये कहां से आया? ऑब्जर्वेशन से, एहसास से. अरे थर्मो है ही एहसास का विषय ना यार. जैसे आप सबूत दोगे तो बस आपको महसूस करना पड़ेगा. आप कहो सर सबूत देख के बताओ, मैं कहूंगा बेटा महसूस करके बताओ. आपको फील करना पड़ेगा. समझ पा रहे हैं क्या? एक मिनट, तो मुझे बताइए स्पॉन्टेनिटी कितने कारण निकल के आए? 2. दुनिया में ऐसी एक भी प्रोसेस नहीं मिली, न मिलेगी. दुनिया में ऐसी नहीं मिली जहां एनर्जी बढ़ रही हो और रैंडमनेस, और दोनों साथ साथ हो रहा हो. ऐसा एक भी प्रोसेस मिला ही नहीं है. आगे चल के गिब्स ने भी यही कहा है. कैसे? सुनते चलिएगा. नीचे लिखना स्टार बना के, बोलो क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के. There will not be a process. There will not be a process. थोड़ा जल्दी लिखिएगा. There will not be a process. ऐसी एक भी प्रोसेस नहीं है जहां क्या आप बोल दो क्या हो रहा हो. एनर्जी ऐसा नहीं, एनर्जी बढ़ भी रही हो, एनर्जी बढ़ रही हो नहीं, एनर्जी बढ़ भी और एंट्रोपी घट भी. अगर एनर्जी बढ़ी है तो पक्का एंट्रोपी भी बढ़ा होगा. पहले समझो, अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रही है या तो एनर्जी घट, और एनर्जी नहीं घटी तो फिर रैंडमनेस. देन एनर्जी नहीं घटी तो एनर्जी बढ़ी है. अगर अपने आप हो रही है, एनर्जी बढ़ी है, तो पक्का वहां रैंडमनेस बढ़ा होगा. लेकिन ऐसा एक भी प्रोसेस नहीं मिला जहां एनर्जी भी बढ़ा हो, रैंडमनेस घटा हो, दोनों उल्टा हुआ. ऐसा एक भी प्रोसेस. There will not be a process in which energy increases and randomness ब्रैकेट लिखना एंट्रोपी, रैंडमनेस ब्रैकेट लिखना एंट्रोपी डिक्रीजेस. अब यही पूरी कहानी चलती रहेगी. लेकिन उसके पहले एनर्जी तो हमें समझ में आता है. आज हमारे सामने कुछ नया आया, वो कौन है? आओ पहले रैंडमनेस को समझ लेते हैं, एंट्रोपी को समझ लेते हैं, फिर इस कहानी में लौटेंगे. चलेगा? तो हम सबके सामने एक नया कंसेप्ट है, कॉपी में डालिएगा. नेक्स्ट हेडिंग, एंट्रोपी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस. आओ समझते हैं ये है क्या. एक लाइन लिख लो फिर फील कराता हूं. It is the measurement of
measurement of degree of randomness. It is the measurement of degree of randomness or disorderness. कहते हैं कुछ चीज होती है जिसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है एक ऐसी चीज जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार. हम कहते हैं ना भगवान, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग, राइट? उसे किसी ने देखा नहीं है, वो एक केवल एनर्जी का एहसास हो सकता है किसी के लिए, मगर वो अपने आप में निराकार है. बोलो हाँ या ना? एनर्जी, एनर्जी एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, समझना मेरी बात को. और आज हम मेजर करने वाले हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस. रैंडमनेस अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस अव्यवस्था. हेलो, आप अव्यवस्था को मेजर करने वाले हैं. आप अव्यवस्था कितनी बढ़ी कितनी घटी उसे मेजर करने वाले हैं. कृपया अपने कमेंट बचा के रखें. हम उसे मेजर कैसे करें? तो बड़ा अजीब सा लगता है. ये जो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है उसे नापने वाले कुछ ऐसा है. मैंने कहा खुशियों को नाप के बताओ, मैंने कहा दुख को नाप के बताओ. क्या दुख को नापा जा सकता है? क्या खुशियों को नापा जा सकता है? क्या एहसास को नापा जा सकता है? ये बात अलग है, हमारी साइंस का जादू है. हीट भी कभी एहसास था, हमने हीट को नाप के बताया है. अरे Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी. हमने हीट को नापने का तरीका तो बनाया, लेकिन खुशियों को दुख को नापने का तरीका नहीं है. आज एक नया एब्स्ट्रैक्ट अव्यवस्था. बोलो हाँ या ना? अव्यवस्था को नापने का ही नाम क्या है? एंट्रोपी. अव्यवस्था को ही नापने का नाम क्या है? एंट्रोपी. रैंडमनेस को नापने का नाम क्या है? एंट्रोपी. डिसऑर्डरनेस को नापने का नाम क्या है? डिस्टर्बेंस को नापने का नाम क्या है? एक बच्चा सो रहा था, उसे किसी ने उठा दिया, उठ के जल्दी से आ गया. मैंने कहा बोल बेटा तू कितना डिस्टर्ब हुआ? बोले साहब 10 डिस्टर्ब हुआ. कितना डिस्टर्ब हुआ? उसने अपने डिस्टर्बेंस को नंबर में आंक दिया. वहीं पे दूसरा बच्चा उसने कहा साहब मैं तो 15 डिस्टर्ब हुआ, बताओ कौन ज्यादा डिस्टर्ब हुआ? 15 वाला. आपने डिस्टर्बेंस को नंबर में नापा कि नहीं नापा? उस डिस्टर्बेंस को नापे कैसे? उस अव्यवस्था को नापे कैसे? वही कौन सिखाने वाला है? एंट्रोपी. सो व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ और डिसऑर्डरनेस. समझ पा रहे क्या? अगर अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी, अगर अव्यवस्था घटेगी तो एंट्रोपी, अगर अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी, अगर अव्यवस्था घटेगी तो एंट्रोपी. आपसे पूछता हूं, अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? जल्दी बता दो. एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? तो एस बढ़ेगा घटेगा? एस बोले तो, एंट्रोपी बोले तो, अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस. अरे बोलो ना. अगर कभी ऑर्डरनेस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? ऑर्डरनेस, व्यवस्था क्या व्यवस्था? सिस्टमैटिक की अनसिस्टमैटिक? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? बोलो ना यार. अगर कभी चीजें सिमेट्री होंगी, सिमेट्री समझते हो ना कि नहीं समझते हो? ये बिल्डिंग सिमेट्रिकल है कि नहीं है? अगर सिमेट्री ज्यादा होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा घटेगा? और अगर अनसिमेट्री ज्यादा होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा घटेगा? नहीं सुनाई दिया? लिखना जरा. बिल हो गई क्या अपनी? एक पॉइंट पे आपको छोड़ के जाता हूं. थर्मो कहता है इस ब्रह्मांड का नियम है बिखराव का. किसका नियम है? ये साबित करूंगा, फील करूंगा, लेकिन समझो थर्मो कह क्या रहा है. उसने कहा चीजें तो बिखरेंगी. क्या कहा उसने? चीजें तो लगातार बिखर रही हैं और बिखरती जाएंगी, संभलने वाली नहीं है, सब कुछ बिखरता जाएगा. हेलो, ऐसा क्यों होता है? जवाब है थर्मो के पास, सारे सवालों का जवाब है. लेकिन आज मैं कह रहा हूं एंट्रोपी को समझो. जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा. इसे एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं. सब लोग बोर्ड पे आना, जरा आ जाओ. आपके सामने लाइन बनी है, सबको दिख रहा है? इन लाइनों को मैंने ऐसे कर दिया, सबको दिख रहा है? अब व्यवस्था बढ़ी कि घटी? सिमेट्रिकल हुआ कि अनसिमेट्रिकल? इसकी एंट्रोपी कुछ होगी कि नहीं होगी? इसकी एंट्रोपी कुछ होगी कि नहीं होगी? आज S2 बढ़ा कि S1 बढ़ा? एंट्रोपी बढ़ा कि घटा? क्या अव्यवस्था बढ़ी मतलब एंट्रोपी बढ़ा है? हाँ, एंट्रोपी बढ़ा है. हाँ, एंट्रोपी घटा है, लेकिन पहले से कुछ एंट्रोपी रहा होगा. नहीं समझे? थर्मो कहता है इस ब्रह्मांड के बनने से, इस ब्रह्मांड के पहले तो किसी को पता ही नहीं, इस ब्रह्मांड के बनने से लेकर आज तक लगातार एंट्रोपी बढ़ रही है. एक पॉइंट फील करा के छोड़ रहा, रुकना जरा. जब आप क्लास में नहीं आए थे तो क्लास कैसी थी? खाली. कुछ बच्चों ने साफ कहा, ठीक. जब आप क्लास में नहीं आए थे तो क्लास कैसी थी? खाली. अरे बोलो ना. जब आप क्लास में आए तो व्यवस्था बढ़ी कि घटी? आपके बैठ गए सिमेट्रिकल, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा व्यवस्थित है कि नहीं है? अचानक से बैठे बैठे नाचने लगे,
बैठे बैठे कैसे नाचेंगे? नाच सकते हैं। बैठे बैठे नाचने लगे तो बताओ एंट्रोपी बढ़ी की घटी? अब थोड़ा फील करना। यहां नाचने का स्टेज है, ठीक? मतलब यहां से नाचना शुरू हो रहा है। नाचते हुए बच्चे इमेजिन करो, उनके अपने अंदर कुछ एंट्रोपी है कि नहीं है? सारे शांति से बैठ गए स्टैच्यू बन के। एंट्रोपी बढ़ी घटी? अब सारे बच्चे जो बैठे उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, क्लास हो गई खाली। एंट्रोपी बढ़ी घटी? अब क्लास में केवल बेंचेस है कि नहीं है? बेंचेस को बाहर कर दो, एंट्रोपी बढ़ी घटी? अरे जब खाली क्लास थी तो ज्यादा सिमेट्रिकल थी, बेंचेस रख दी तो अनसिमेट्रिकल हो गई ना यार। समझ पा रहे हो? नाचते हुए बैठे हुए बच्चे बाहर, बेंच बाहर, क्लास गायब, बिल्डिंग गायब, कोटा गायब, शहर गायब, देश गायब, धरती गायब। सोचो जैसे जैसे ब्रह्मांड बन रहा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ रही घट रही? फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन से यूनिवर्स बनना शुरू हुआ था उस दिन से एंट्रोपी लगातार बढ़ रही। एंट्रोपी घट नहीं रही। अव्यवस्था तो बढ़ेगी बोलो हाँ या ना? रोक ही नहीं सकते। कितना भी बन सवर के घर से निकले, बिगड़ के ही घर पहुंचोगे। ये लिख लिया होगा सबने। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आज बिल जल्दी कैसे हो गई? मैं लेट आया था क्या? तो 5 मिनट कैसे दिखा रहे हैं? अभी है टाइम। आइए तो प्यारे बच्चों, है कि नहीं? चलो अभी बंद कर दिया है। ये लिख लेना, बाकी बातें करते। आपका होमवर्क रहेगा, मैं दोहरा दूं, नोट्स रिवाइज करिए और मॉड्यूल जरूर करिए। ईएलपी करने का समय है तो करिए, ईएलपी मत परेशान होइए, बाद में करना। मॉड्यूल कर लो, बहुत है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है क्या? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दो इसे।